बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही मेहनती और सच्चे थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें रामदास अपनी पत्नी गंगा और पोता चंदन के साथ रहता था। जब चंदन 6 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता गुजर गए थे, इसलिए वो पढ़ लिख ना सका। एक रात गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। झोपड़ी के कोने में एक लालटेन जल रहा था। अजी, मुझे तो लगता है अब हमें अपनी दोनों बकरियों चांदनी और गोरी को बेच देना चाहिए। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, भला उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे गंगा, हमारा चंदन अब बड़ा और समझदार हो गया है। वो चांदनी और गोरी का ध्यान अच्छे से रख सकता है। क्यों चंदन, रख लोगे ना बेटा? अपने दादा रामदास की बात सुनकर चंदन बोला, हाँ दादा, आप दोनों चिंता मत करिए। मैं अपनी चांदनी और गोरी का पूरा ध्यान रखूंगा। आप दोनों अब सो जाइए। इतना कहकर चंदन सोने चला जाता है। तभी गंगा ने दुखी स्वर में कहा, अजी, आपको चांदनी और गोरी की जिम्मेदारी चंदन को नहीं देनी चाहिए थी। उस बेचारे की उम्र तो अभी खेलने कूदने और स्कूल जाने की है, और हम उसके नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद रहे हैं। मैं और क्या करूं गंगा, हमारी गरीबी ने चंदन के हाथ से कलम छीन ली। मैं नहीं चाहता कि वो आवारा घूमे। ये दुनिया बहुत जालिम है। किसी ने उसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। कम से कम काम में व्यस्त रहेगा तो इन सब से दूर रहेगा। जब भी मैं उसके हम उम्र बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। न जाने भगवान ने हमारे चंदन के नसीब में इतने दुख क्यों लिखे। पहले माँ बाप को छीना और अब उसकी खुशियाँ। गंगा, मुझे डर लगता है कि कहीं चंदन हमें गलत ना समझे। अपने बूढ़े दादा और दादी की बात चंदन चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने सिसकी तक नहीं ली। उसने अपने होंठ भींच लिए ताकि रोने की आवाज बाहर ना आए। उस पूरी रात चंदन सो ना सका और सोचते ही सोचते सुबह हो गई। चंदन अपने बिस्तर से उठा और बाहर आकर अपने दादा दादी को प्रणाम किया। नमस्ते दादा, नमस्ते दादी। उठ गया चंदन बेटा? मुझे तो लगा कल तू पूरी रात सोया ही नहीं। नहीं दादा, कल तो मैं बहुत थक गया था। मुझे तो खाट पर लेटे ही नींद आ गई। बेटा चंदन, जाकर हाथ मुंह धो ले और हमारे साथ नाश्ता करने बैठ जा। फिर मुझे और तेरे दादाजी को खेत पर भी जाना है। ठीक है दादी, मैं अभी फ्रेश होकर आया। फिर चंदन फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होकर उसने अपने दादा दादी के साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रामदास और गंगा अपने खेत पर चले जाते हैं। दरअसल रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उधर चंदन नहा धोकर पास के मंदिर में प्रार्थना करने जाता है। हे भगवान, मैंने तुझसे कभी पैसा, सोना, चांदी नहीं मांगा। बस तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दादा दादी को लंबी उम्र देना, क्योंकि तू तो जानता है उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे माता और पिताजी को तो आपने पहले ही अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरे दादा दादी को मेरे पास ही रहने देना भगवान। चंदन इतना कहकर वहां से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे मोहन मिला, जिसे देख चंदन बहुत खुश हुआ। मोहन चंदन का बहुत अच्छा दोस्त था। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आज स्कूल नहीं गया? अरे यार चंदन, आज मेरा मन नहीं था पढ़ने का, तो घर पे पेट दर्द का बहाना बना दिया। देख रहे हो ना प्रभु, जिसको पढ़ाई नसीब हो रही है उसे पढ़ाई करनी ही नहीं है। और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरे नसीब में ही नहीं। अरे यार, तू वो सब छोड़, चल चल के गिल्ली डंडा खेलते हैं। आज दोनों भाई बहुत खेलेंगे। मोहन, अब से मैं खेल नहीं सकता। मुझे अपने चांदनी और गोरी को चराने ले जाना है। वो क्या है ना, आजकल दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऊपर से वो खेत का काम भी तो देखते हैं। और वैसे भी मैं पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, कम से कम घर के कामों में हाथ तो बटा सकता हूँ। अबे ओए, तूने भांग वांग तो नहीं खा लिया है ना? अचानक से तू इतना समझदार कैसे हो गया? अच्छा चल, अब मैं चलता हूँ, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है और चांदनी गोरी के पास जाकर कहता है,
अरे चांदनी और गोरी, दादाजी ने कहा है आज से हम तुम दोनों का ख्याल रखेंगे। तो चलो, मैं तुम दोनों को स्वादिष्ट और हरी हरी घास खिलाता हूँ। उसके बाद चंदन चांदनी और गोरी को लेकर पास के मैदान में उन्हें चराने ले जाता है। खुद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे वाह, चांदनी और गोरी कितने मजे से ये हरे हरे घास खा रहे हैं। और खाए भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद इन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने को जो मिला। रात भर जागने के कारण चंदन वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। शाम होने को आई थी। चंदन सोकर उठा और अपने दोनों बकरियों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने पर रामदास ने चंदन से कहा, अरे चंदन बेटा, आज सूरज ढलने के बाद घर आ रहा है, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे क्या बताऊं दादा, ये चांदनी और गोरी हरी घास के लालच में दूर निकल गई थी। उन्हें चराते चराते मैंने सोचा थोड़ी देर सुस्त आ लूं। बस वहीं पेड़ के नीचे मेरी आंख लग गई, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तभी दादी ने चिंतित होकर बोली, अरे क्या हुआ चंदन बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। भगवान करे तू हमेशा ठीक रहे। खैर वो सब छोड़ और चल खाना खा ले। आज मैंने तेरे लिए कढ़ी चावल बनाया है। अरे वाह, कढ़ी चावल, तब तो आज मजा आ जाएगा। अरे आप तो सोचिएगा भी मत, आपके लिए नहीं है। और वैसे भी चावल खाने से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। लगता है आपके नसीब में सूखी रोटी ही है। फिर तीनों बैठकर भोजन करते हैं। रात का खाना खाकर सब चैन की नींद सो गए। सुबह हो गई। चंदन अभी तक सो रहा था। तभी उसके दादा रामदास उसके पास आए और बोले, अरे बेटा चंदन, उठ जा, जरा बाहर जाकर देख, सारी दुनिया जाग गई है और तू अभी तक सो रहा है। रामदास की आवाज सुनकर चंदन की नींद खुल गई। वो उठ खड़ा हुआ। अरे बेटा चंदन, सूरज सर पर चढ़ाया है, बेचारी चांदनी और गोरी भूख से मिमिया रही है। जल्दी से नाश्ता कर और उन्हें चराने ले जा, क्योंकि आज धूप तेज है और गर्मी भी। ठीक है दादा, मैं अभी नाश्ता करके चांदनी और गोरी को चराने ले जाता हूँ। ठीक है चंदन, मैं और तेरी दादी खेत जा रहे हैं। इतना कहकर रामदास वहां से चला जाता है। फिर चंदन भी नहा धोकर नाश्ता करता है और चांदनी और गोरी को लेकर उन्हें चराने चल पड़ता है। धूप बहुत तेज थी। चांदनी और गोरी, देख रही हो ना, दिन ब दिन गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है और आज तो सूरज भी जैसे आग उगल रहा है। चंदन बेचारा तेज धूप में अपनी बकरियां लेकर चला जा रहा था। पसीने से भीगा हुआ चंदन भगवान से कहता है, प्रभु, लगता है इस साल की गर्मी तो हमारा जीना हराम कर देगी। अभी तो दोपहर भी शुरू नहीं हुई और ऐसा लग रहा है जैसे आग के गोले बरस रहे हों और जमीन तो ऐसे तप रही है जैसे मैं किसी जलते हुए तवे पर चल रहा हूं। इतना कहते हुए चंदन एक बड़े से पेड़ के पास जा पहुंचा। अरे वाह, ये पेड़ तो कितना बड़ा है और इसके नीचे तो कितनी ठंडी छांव भी है। मैं एक काम करता हूं, यही चांदनी और गोरी को चराता। उसके बाद चंदन उस बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चांदनी और गोरी वही घास चरने लगती है। वहां की ठंडी छांव ने चंदन की सारी थकान मिटा दी। अरे वाह, असली स्वर्ग तो यहाँ है। इस मखमल जैसी ठंडी छांव ने तो मेरी सारी थकान मिटा दी और यहाँ बैठकर तो गर्मी का बिल्कुल पता हाथ नहीं चल रहा। मन करता है यही अपना एक डेरा डाल दूं, कम से कम इस तपती गर्मी से तो जान बचेगी। चंदन उस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी मोहन भागते हुए उसके पास आया, जिसे देख चंदन बोला, अरे मोहन, क्या हुआ? तू भाग क्यों रहा है और तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? चंदन मेरे दोस्त, तेरे दादाजी। चंदन सोनू के मुंह से ये सुन परेशान हो गया। क्या सोनू, क्या हुआ मेरे दादा को? चंदन, तेरे दादाजी खेत में काम करते करते बेहोश होकर गिर गए और सभी उन्हें तेरे घर लेकर गए हैं। ये सुन चंदन के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। हे भगवान, मेरे दादा को कुछ मत होने देना। चिंता मत कर चंदन, तेरे दादाजी को कुछ नहीं होगा। तू घर जा, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। चंदन भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि उसके दादाजी चारपाई पर लेटे हैं। तभी चंदन को देख दादी रोते हुए बोली, चंदन देख, तेरे दादा को क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक थे
लेकिन अचानक वो बेहोश होकर गिर गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। दादी आप चिंता मत करिए, मोहन गया है डॉक्टर को लेने, वो अभी आता ही होगा। आप हिम्मत रखिए, दादा को कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में मोहन डॉक्टर को लेकर चंदन के घर पहुंचा। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे दादा को क्या हो गया, उन्हें कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे दादा को देखता हूँ। फिर डॉक्टर ने रामदास को चेक किया और गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटा, गर्मी और कमजोरी की वजह से तुम्हारे दादा को बहुत गहरा झटका लगा है, इसलिए इनके इलाज में कुल 15 से 20 हजार रुपए लगेंगे और सारी दवाइयां शहर से लानी होंगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी। कमरे में एक गहरी चुप्पी छाई थी। तभी गंगा रोते हुए बोली, हे भगवान, तूने मुझ गरीब पर ये कैसा जुल्म किया? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? ये सब मेरी फूटी किस्मत की गलती है दादी। ना मेरे पास माँ बाप है और ना ही कोई डिग्री। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो नौकरी करके दादा का इलाज करवा लेता, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। नहीं चंदन, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। अगर हमने तुझे पढ़ाया लिखाया होता तो आज तू अनपढ़ नहीं रहता। मोहन उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने चंदन से कहा, अरे चंदन, तू पैसे अपने नाना संतराम से क्यों नहीं मांग लेता? मोहन की बात सुनकर चंदन बोला, अरे हाँ मोहन, मैं तो भूल ही गया था। मैं दादा के इलाज के लिए अपनी नाना से पैसे उधार ले लूंगा। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दादी, मैं अभी जाकर नाना से पैसे लेकर आता हूँ, तब तक आप अपना और दादा का ध्यान रखना। इतना कहकर मोहन और चंदन पैसे लेने के लिए अपने नाना संतराम के पास चल पड़े। संतराम और उसकी पत्नी कमला दोनों ही बहुत लालची और चालाक थे। कुछ ही देर में चंदन और मोहन उनके घर पहुंच गए। अरे चंदन, तू इस वक्त यहाँ, क्या बात है? नाना जी, दादा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए, इसलिए मैं बड़े उम्मीद से आपके पास आया हूँ। चंदन की बात सुनकर उसकी नानी बोली, देखो तो चले आते हैं मुंह उठा के पैसे मांगने। अरे पैसे क्या पेट पे लगते हैं जो तुझे 20,000 रुपए तोड़ कर दे दे? और अगर हमने पैसे दे भी दिए तो हमें पैसे लौटाएगा कौन? तेरा वो बूढ़ा दादा? और तू तो ठहरा अनपढ़ गवार, तुझसे तो उम्मीद भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार हमारी मदद कर दीजिए। दादा की हालत बहुत खराब है। जैसे ही दादा ठीक होंगे मैं दिन रात मजदूरी करूंगा और आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे आया बड़ा पाई पाई चुकाएगा। रहने दे चंदन, अपनी ये झूठी कस्मों का झोला कहीं और जाकर खोल। तू ठहरा अनपढ़ गवार, तुझे तो हिसाब तक करना नहीं आता। तू हमारे पैसा क्या चुकाएगा? और वैसे भी हमें अपनी गाढ़ी कमाई किसी कुएं में नहीं डालनी। चंदन बेचारा टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। सुन चंदन, रिश्ता अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह। आज तुझे मैंने 20,000 रुपए दे दिए तो कल तू फिर किसी मुसीबत का बहाना लेकर खड़ा हो जाएगा। जा यहां से और दोबारा इस चौखट पर पैसे मांगने मत आना। चंदन और मोहन दोनों वहां से चले गए। चंदन बेचारा अंदर से टूट चुका था। मोहन, आज मेरे सगे नाना ने भी मेरी मदद नहीं की। अब मेरे दादा का इलाज कैसे होगा? चंदन मेरे भाई, ये रिश्ते नाते सब दिखावा है। अरे लोग तो सिर्फ पैसों के लिए मतलब रखते हैं। आज तेरी इस गरीबी ने तुझे आईना दिखा दिया कि मुसीबत पड़ने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हाँ मोहन, मैं समझ गया हूँ कि बिना पैसों के इंसान की कोई कदर नहीं करता। लेकिन अब मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? मैं तो एकदम अकेला हो गया हूँ। कुछ ही देर में दोनों चंदन के घर पहुंच गए। चंदन मेरे भाई, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। तू फिक्र मत कर, मैं अपने पापा से बात करूंगा। वो पढ़े लिखे हैं, वो जरूर तुझे समझेंगे और तेरी मदद करेंगे। मोहन के मुंह से ये सुन चंदन का दिल भर आया। मोहन, मैं तेरे इस एहसान का उम्र भर कर्जदार रहूंगा। भगवान ने भले ही मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, लेकिन उसने मुझे तेरे जैसा दोस्त दिया। इसके लिए मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं चंदन, वो दोस्त ही क्या जो दूसरे दोस्त के काम ना आए। चल अब तू जा और अपने दादाजी का ध्यान रख। मैं कल पैसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर चला जाता है।
घर पर गंगा उदास बैठी थी। तभी चंदन अंदर आया, जिसे देख गंगा बोली, चंदन, तू आ गया बेटा पैसे लेकर। अब लगता है तेरे दादा ठीक हो जाएंगे। दादी पहले से ही बहुत परेशान है और जब उन्हें ये पता चलेगा कि नाना ने हमारी मदद नहीं की तब उनका दिल और दुखेगा। नहीं, मुझे ये बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए। अरे चंदन, क्या हुआ चंदन? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? दादी, वो नाना ने कहा कि कल सवेरे वो हमें पैसे दे देंगे। अब दादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। चंदन अपने दादी सरला से झूठ बोल देता है। उधर मोहन अपने कमरे में उदास बैठा था। तभी उसके पिता प्रदीप उसके पास आए और बोले, मोहन बेटा, क्या बात है? जब से तू घर आया है तो कुछ परेशान से लग रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर मुझसे, मैं तेरा पिता हूँ। पापा, मैं मेरे दोस्त चंदन के बारे में सोच रहा हूँ। उसके दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और उनके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। बेटा मोहन, चंदन के पिता क्या करते हैं? पापा, चंदन के माता पिता नहीं हैं। वो अपने दादा दादी के साथ रहता है और वो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर सके। मोहन की बात सुनकर उसके पिता प्रदीप ने, अरे मोहन बेटा, तुमसे किसने किसने कहा कि पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होती है? बिना पढ़ाई के भी इंसान बहुत बड़ा बन सकता है। मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेटा मोहन, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरे दोस्त चंदन के दादाजी के इलाज में कितने रुपए लगेंगे? पापा, डॉक्टर ने 20,000 रुपए कहा है। ठीक है, मैं कल तुझे 20,000 रुपया दूंगा। तू अपने दोस्त को दे देना और एक बार चंदन के दादाजी ठीक हो गए तो मुझे चंदन से जरूर मिलाना बेटा। आप चंदन से मिलना क्यों चाहते हैं? मैंने चंदन के लिए कुछ सोचा है जिससे वो इस गरीबी से बाहर आ सकता है। मोहन इतना सुनकर बहुत खुश हो गया। अगली सुबह मोहन अपने पिता से पैसे लेकर चंदन के पास गया और, अरे चंदन मेरे भाई, ये देख, पापा ने तेरे दादाजी के इलाज के लिए पूरे 20,000 रुपए दिए हैं। अब हम दादाजी का इलाज करवा सकते हैं। मोहन, आज तू नहीं होता तो मैं जाने में क्या करता। मेरे दोस्त, तेरा दिल से धन्यवाद। अरे वो सब छोड़ और चल दादाजी के लिए शहर से दवाइयाँ लेकर आते हैं। हाँ ठीक है मोहन, लेकिन पहले दादी को ये खुशखबरी तो दे दूं। अरे हाँ दादी, है कहाँ? दादी मंदिर गई है। चल उन्हें चलकर ये खबर देते हैं। फिर दोनों दोस्त गंगा के पास जाते हैं। गंगा मंदिर के बाहर हाथ जोड़े खड़ी थी। तभी पीछे से चंदन ने कहा, अरे दादी, ये देखो, हमें पैसे मिल गए। हम शहर दादा के लिए दवाई लेने जा रहे हैं। ये सुनकर गंगा बहुत खुश हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने मेरी विनती सुन ली। तुम दोनों संभाल कर जाना। अरे दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। बेटा मोहन, तूने इस बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की। भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। फिर चंदन और मोहन दवाई लेने के लिए शहर चल पड़े। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। चंदन के दादा रामदास की तबीयत अब ठीक हो गई थी। एक दिन चंदन ने अपने दादा रामदास से कहा, दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है। अरे दादाजी, आप चिंता मत करिए, वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सभी बहुत खुश थे। तभी चंदन मोहन को अपने कमरे में ले गया और बोला, मोहन मेरे भाई, आज तेरी वजह से मेरा ये छोटा सा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मुझे तेरे पिताजी से मिलकर उनका धन्यवाद करना है। इतना सुनते ही मोहन को कुछ याद आया। ओ तेरी, अरे चंदन, मैं तुझे तो बताना ही भूल गया। मेरे पापा ने तुझे उनसे मिलने बुलाया था। लेकिन तेरे पापा मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि तेरे बारे में उन्होंने कुछ सोचा है। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तू खुद चलकर पूछ ले। अरे हाँ मोहन, क्यों नहीं, चल फिर। चंदन मोहन के साथ उसके घर पहली बार गया, जहां मोहन उसे अपने पिता प्रदीप के कमरे में ले गया। पापा, ये है मेरा दोस्त चंदन। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? अरे बेटा चंदन, तो मुझे काका नहीं प्रदीप अंकल बोल सकते हो। ठीक है प्रदीप अंकल। बेटा चंदन, अब तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसी है? अरे पापा, चंदन के दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ अंकल, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने पैसे देकर मेरी मदद नहीं की होती तो न जाने मैं अपने दादा का इलाज कैसे कराता। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। चंदन की खुददारी देखकर मोहन के पापा प्रदीप बोले, बेटा चंदन,
लेकिन तुम इतने पैसे लाओगे कहाँ से? अरे हाँ चंदन, तू इतने पैसे कहाँ से लाएगा? मोहन, मैं मजदूरी करके तेरे पापा के सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बेटा मजदूरी करोगे तो 20,000 इकट्ठा करने में तो सालों लग जाएंगे। चंदन ये सुन थोड़ा उदास होकर बोला, तो मैं और कर भी क्या सकता हूँ अंकल? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजदूरी ही मेरी किस्मत है। बेटा चंदन, सोच बड़ी रखो, सब अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ तुम मजदूरी नहीं बल्कि बिजनेस करो। ये सुनकर चंदन और मोहन दोनों चौंक गए। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मटरों और बिजनेस? हाँ अंकल, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो आज तक कभी कलम नहीं पकड़ी, मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा चंदन, बिजनेस कलम से नहीं बल्कि दिमाग और नियत से चलती है। और मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया पापा? देखो बेटा, तुम लोग तो जानते हो अब गर्मी बढ़ रही है और शहर के लोग गर्मी की छुट्टियों में सुकून की तलाश में भागेंगे। अगर हम उन्हें वो सुकून यही अपने गांव में दे तो। अपने पिता प्रदीप की बात सुनकर मोहन बोला, पापा, हमारे गांव में? लेकिन कोई यहाँ क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में गांव में पेड़ों के नीचे और बगीचों में जो ठंडक और सुकून मिलता है वो शहर के बड़े बड़े एसी वाले कमरों में नहीं मिलता। और इसी नेचुरल सुकून को पाने के लिए शहर के लोग हमारे गांव आएंगे। पापा, मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, मैं अपने गांव में एक ट्री हाउस बनाना चाहता हूँ ताकि गर्मी की छुट्टियों में शहर के लोग हमारे गांव आए और उस ट्री हाउस का अनुभव ले। यहाँ उन्हें नेचुरल शांति और ठंडक दोनों मिलेगी। प्रदीप की बात सुनकर चंदन बोला, प्रदीप अंकल, ये ट्री हाउस क्या है? कोई दुकान है क्या? अरे नहीं चंदन, पेड़ के ऊपर बने घर को हम ट्री हाउस कहते हैं। तो इसका मतलब हम पेड़ पर घर बनाकर शहर के लोगों को उसे किराए पर देंगे? हाँ बेटा चंदन, हम कुछ ऐसा ही करेंगे। प्रदीप के आइडिया को सुनकर चंदन और मोहन दोनों खुश हो गए। अगर ऐसा हुआ तो शहर के लोगों को गर्मी से बहुत राहत मिलेगी और उन्हें गांव में घूमने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह पापा, मान गए आपके आइडिया को। इससे तो हम शहर के लोगों को गांव से जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रदीप अंकल, मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता और ट्री हाउस बनाने के लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बेटा चंदन, तू अकेला नहीं है, इसमें मैं और मोहन दोनों तेरी मदद करेंगे। और पैसे की चिंता तो बिल्कुल मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। पर प्रदीप अंकल, मुझे नहीं लगता मेरे दादा इसके लिए मानेंगे। चंदन बेटा, तेरे दादा से मैं बात करूंगा, तू चिंता मत कर। ये सुन चंदन बहुत खुश हो गया। ठीक है अंकल, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने चांदनी और गोरी को चराने भी ले जाना है। इतना कहकर चंदन खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट गया। मोहन और प्रदीप दोनों चंदन के दादा से बात करने उसके घर गए। प्रणाम मम्मा। अरे दादी, ये मेरे पापा है। अच्छा, अरे आइए ना। चंदन और उसके दादा चंदन के कमरे में हैं। मोहन और प्रदीप चंदन के कमरे में गए। प्रदीप को देख चंदन खुश हो गया। अजी, ये मोहन के पिता प्रदीप है। नमस्ते काका। नमस्ते प्रदीप जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? भगवान की दया से सब ठीक है। काका, दरअसल मैं यहाँ चंदन के लिए कुछ बात करने आया था। चंदन के लिए? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। प्रदीप ने चंदन के दादा रामदास को ट्री हाउस बिजनेस के बारे में बताया, जिसे सुन गंगा बोली, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है कि पेड़ के ऊपर घर। लेकिन ये सब हमारे चंदन के लिए ही क्यों? आप खुद भी तो ट्री हाउस बना सकते हैं। काका, चंदन बहुत ही समझदार और साफ दिल का है और सबसे बड़ी बात कि वो बकरियां चराने के लिए डेली उन पेड़ों के साथ वक्त बिताता है। उसे इसका बहुत ज्ञान होगा कि सबसे बड़ा और मजबूत पेड़ कौन सा है जिस पर हम घर बना सकते हैं। और इससे चंदन को रोजगार भी मिलेगा और आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। प्रदीप की बात सुन रामदास उदास होकर बोला, लेकिन प्रदीप जी, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम ट्री हाउस बना सके। अरे काका, पैसों की चिंता आप मत करिए, वो सब मैं देख लूंगा। नहीं प्रदीप जी, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे ऊपर एहसान करे। लेकिन काका, ये कोई एहसान नहीं। चंदन प्रकृति को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए मैं ये पैसा लगाना चाहता हूँ। अगर बिजनेस चल गया तो आप बाद में मुझे वो पैसे लौटा देना। रामदास खामोश हो गया। तभी गंगा बोली, अजी, इतना क्या सोचना, अगर इससे हमारे चंदन की जिंदगी बदलती है तो अच्छा ही है ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जहाँ मेरे चंदन की खुशी, वहीं मेरी दी। इतना सुनकर चंदन बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब इस खुशी के मौके पर
आज मैंने खाने के साथ हलवा भी बनाया है। चलिए आज सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे हाँ दादी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं जब से यहाँ आया था मुझे बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी। सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। पहला निवाला खाते ही प्रदीप ने कहा, अरे वाह अम्मा, आपके हाथों का स्वाद तो लाजवाब है। ऐसा देसी खाना तो बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी। अरे हाँ प्रदीप जी, हमारे जमाने में आज की तरह सुख सुविधाएं भले ही नहीं थी, लेकिन माँ के हाथों का देसी खाना और पिताजी के किस्से कहानियां, बस इन्हीं चीजों से मन खुश हो जाता था। अरे माँ करेंदर में जब रामदास की बात सुनकर प्रदीप को एक आइडिया आया। अरे वाह काका, आपने तो मुझे एक बढ़िया आइडिया दे दिया। क्या पापा, कौन सा आइडिया? अरे बेटा, अगर कोई भी व्यक्ति शहर से आकर हमारे ट्री हाउस में रहेगा तो हम उसे अम्मा के हाथों का स्वादिष्ट देसी खाना और काका के किस्से कहानियां भी देंगे। अरे वाह प्रदीप अंकल, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। शहर से आए लोग जब दादी के हाथ का खाना खाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे और दादाजी उनके छोटे छोटे बच्चों को किस्से कहानियां सुनाएंगे। हाँ बेटा चंदन, तो हम कल से ही ट्री हाउस का काम शुरू कर देंगे। फिर प्रदीप और मोहन खाना खाकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह चंदन अपने दादा और दादी से आशीर्वाद लेकर मोहन के घर चल पड़ा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बस भगवान अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखे। चंदन ये सब कहता हुआ मोहन के घर पहुंच गया। अरे आ गए चंदन बेटा। अब सुनो, ट्री हाउस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मजबूत और बड़ा पेड़ चाहिए। सबसे पहले हमें वो खोजना होगा। पर पापा, हमारे गांव में तो कोई ऐसा पेड़ है ही नहीं। प्रदीप अंकल, मैं जानता हूँ ऐसे पेड़ को। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वाह चंदन, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलने लगा। अब चलो। फिर प्रदीप और मोहन दोनों चंदन के साथ उस बड़े से पेड़ के पास चल पड़े। कुछ ही देर में वो उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा पेड़! अरे वाह, ये पेड़ तो हमारे ट्री हाउस के लिए सबसे अच्छा है, बड़ा भी और मजबूत भी। प्रदीप अंकल, अब हमें आगे क्या करना है? देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हें और सोनू को जाकर जंगल से मजबूत लकड़ियां लानी होगी और हम उससे ही ट्री हाउस बनाएंगे। फिर मोहन और चंदन जंगल लकड़ियों के तलाश में निकल पड़े। दोनों लकड़ियां लेकर आए और ट्री हाउस का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे। अरे वाह चंदन, तूने तो कमाल का ट्री हाउस बनाया है। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि पेड़ के ऊपर घर भी बन सकता है। अरे काका, अभी तो शुरुआत है। मैं तो पहले से ही जानता था। चंदन भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसके अंदर बहुत काबिलियत है। नहीं प्रदीप अंकल, ये सब आपकी और मेरे दादा दादी के आशीर्वाद का नतीजा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें इस ट्री हाउस के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी तो करना होगा बेटे मोहन। हमें शहर और गांव में जाकर इस ट्री हाउस के पोस्टर लगाने होंगे। गांव की चिंता मत करिए प्रदीप जी, मैं और दंगा पूरे गांव में इस ट्री हाउस के बारे में बता देंगे। ठीक है दादा, तो आप और दादी पूरे गांव में ट्री हाउस के बारे में बता दीजिए और मैं और मोहन शहर जाकर इसके पोस्टर लगा देंगे। मोहन दोनों शहर चले जाते हैं और वहाँ की गलियों में हर जगह ट्री हाउस का पोस्टर लगा देते हैं। एक दिन शहर से एक लाला चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से मिस्टर मलिक, उनकी पत्नी सीता और बेटा रिंकू बाहर निकले। ट्री हाउस को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। अरे वाह, यहाँ तो कितनी शांति है और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतना शानदार ट्री हाउस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे हाँ अंकल, हमने ये ट्री हाउस इसलिए तो बनाया है कि शहर के लोग गांव से जुड़ सकें और इस गर्मी में यहाँ आकर इस ताजी ठंडी हवा का आनंद उठा सकें। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। यहाँ आकर तो मुझे मेरा गांव याद आ गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हम इस ट्री हाउस में रुकने वाले मेहमानों को गांव के हाथों का बना शुद्ध भोजन और पुराने किस्से कहानियां भी देंगे। अरे वाह, मुझे कहानी बहुत पसंद है। मुझे तो यही रहना है। हाँ जी, हमें थोड़े दिन इस ट्री हाउस में बिताना चाहिए। ठीक है सीता, तो हम पूरे 3 दिन इस ट्री हाउस में बिताएंगे। ये सुन सभी बहुत खुश हो गए। अरे साहब, आइए हम आपको ट्री हाउस के अंदर लेकर चलते हैं। चंदन और मोहन सभी को ट्री हाउस के अंदर ले गए। अंदर से ट्री हाउस बहुत ही सुंदर था और उसके खिड़की से प्रकृति का सुंदर नजारा दिख रहा था। अरे वाह,
यहाँ से तो कितना सुंदर नजारा दिख रहा है। ऐसा नजारा तो हमें लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलता। साहब चलिए, मैं आपको बालकनी पर ले जाता हूँ, वहां से आपको पूरा गांव दिखेगा।